चाहूँगा अनुकृति मिश्रा एवं प्रीतम कुमार जी को। इनका विषय है कलचुरी एवं चंदेल राजवंशों की मुद्राओं का लिपि शास्त्रीय अध्ययन। तो प्लीज आप दोनों लोग आमंत्रित हैं, आए और अपने शोध पत्र को प्रस्तुत करें। प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के द्वितीय वर्ष की शोध छात्रा इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे चेयरपर्सन सर को सादर प्रणाम करती हूँ और इस सभागार में उपस्थित समस्त गुरुजन, विद्वज्जन और समस्त मित्रों के प्रति हृदय से अभिवादन प्रकट करती हूँ। महोदयगण, मेरी प्रस्तुतिकरण का विषय कलचुरी एवं चंदेल राजवंश की मुद्राओं का लिपि शास्त्रीय अध्ययन है, जो कि मेरा और प्रीतम कुमार जी का संयुक्त शोध प्रपत्र है। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य में पूर्व मध्यकाल का समय 600 से 1200 ईस्वी माना जाता है। इस संपूर्ण कालखंड में भारत का जो एक परिदृश्य है उसमें राजनीतिक विशृंखलन और क्षेत्रवाद के युग के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसमें स्थानीय तौर पर एक आपसी वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व देखने को मिलता है। इस कालखंड में हमें अनेक प्रकार के राजवंश दिखाई देते हैं, जिसमें मध्य भारत में तोमर, गढ़वाल, चंदेल, कलचुरी जिनकी शुरुआत प्रतिहारों के समय से प्रारंभ होती है, वहीं पर उत्तर भारत में लोहार, उत्पल, कारकोट और इस तरह की डायनेस्टियां देखने को मिलती हैं। इन संपूर्ण राजवंशों में जेजाव भक्ति के चंदेल और त्रिपुरी के कलचुरी लगभग 8वीं-9वीं सदी ईस्वी के लगभग इतिहास के पटल पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अपने अस्तित्व के लिए परस्पर संघर्षरत रहते हैं और तमाम प्रकार के अभिलेखों, मुद्राओं, स्थापत्यों जैसे भौतिक उपादानों के जरिए अपने इतिहास को प्रकट करते हैं। भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में बात की जाए तो कलचुरी के जो कलचुरी राजवंश है उनकी तमाम शाखाएं हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं, जिसमें त्रिपुरी के कलचुरी मुख्य भूमिका निभाते हैं। त्रिपुरी का जो आधुनिक जो भौगोलिक अवस्थिति है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से लगभग 6 मील पश्चिम में नर्मदा नदी के तट पर आधुनिक तेवर क्षेत्र से पहचान की गई है। वहीं चंदेलों के संदर्भ में बात की जाए तो चंदेलों की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कनिंघम महोदय का मानना है कि उनकी जो राजनीतिक सीमा है वह उत्तर में यमुना से लेकर दक्षिण में केन नदी तक और पूर्व में हिमाद्री पर्वत से लेकर पश्चिम में धसान नदी तक है, जिन्होंने अपनी राजधानी महोबा, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के महोबा क्षेत्र से मेल खाता है, उनकी एक लंबे राजाओं की एक श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसमें केवल गांगेय देव के संदर्भ में ऐसा कहा जाएगा कि उनकी ही मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं, मतलब उनके नाम की मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं, जिनकी स्वर्ण, रजत, ताम्र तीनों धातुओं की मुद्राएं मिलती हैं, जो कि एक विशेष महत्व रखती हैं। कनिंघम महोदय ने इनके संदर्भ में कहा है कि यह एक पूर्ण मुद्रा व्यवस्था थी। अगर चंदेलों के संदर्भ में बात की जाए तो इनमें लगभग 23 वंशधर राजाओं की श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसमें लगभग 8 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिसमें कीर्तिवर्मन, संरक्षण वर्मन, मदन वर्मन, वीर वर्मन, इस तरह के तमाम नाम देखने को मिलते हैं, जिनकी मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, गांगेय देव की मुद्राओं के यदि संदर्भ में बात की जाए तो इनके पूर्व भाग पर एक नागरी लिपि में उनका एक लेख मिलता है, जो कि कहीं 2 कहीं 3 पंक्तियों में मिलता है, श्रीमद गांगेय देव, और उनकी मुद्राएं तीनों धातुओं में प्राप्त होती हैं। और इनके पृष्ठ भाग पर कमला सिंह लक्ष्मी का अंकन मिलता है, जो कि बहुत महत्व रखता है। चंदेल राजवंशों के संदर्भ में बात की जाए तो इनमें मुद्राएं जो हैं यह भी स्वर्ण, रजत, ताम्र की मिलती हैं, यद्यपि एक राजाओं द्वारा बहुत ही कम चलाई गई। मदन वर्मा उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर इनकी मुद्राओं के पूर्व भाग और पृष्ठ भाग के संदर्भ में बात की जाए तो इन्होंने भी अपने पूर्व भाग पर एक नागरी लिपि में लेख का लेख देखने को मिलती है। वहीं उनके पृष्ठ भाग पर कमला सिंह लक्ष्मी का अंकन मिलता है, यद्यपि उनके ताम्र मुद्राओं पर जैसे संरक्षण वर्मन इसमें मुख्य हैं, उनके पृष्ठ भाग पर हनुमान का अंकन देखने को मिलता है, जो कि आगे के जो क्रम में राजा हैं उन्होंने उनको ग्रहण किया है, उसका अनुकरण किया है। तो इस तरह से हमें मुद्राओं की एक श्रृंखला देखने को मिलती है। अब इन मुद्राओं के आधार पर उनकी
स्पष्टता एवं उपलब्धता के आधार पर हम इन मुद्राओं पर अंकित लेखों का लिपि शास्त्रीय अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि हमारा रिसर्च पेपर कंबाइंड है और टॉपिक है कलचुरी एवं चंदेल राजवंशों की मुद्राओं का लिपि शास्त्रीय अध्ययन, तो लिपि शास्त्रीय अध्ययन का जो सेक्शन है वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं गांगे देव की जो मुद्राएं हैं विभिन्न प्रकार की, उसमें किस प्रकार से स्क्रिप्ट है, श्री को देख सकते हैं, माँ, द, और गांगे देव का जो स्क्रिप्ट मिले हैं इसमें श्री के कितने भी वेरिएशंस हैं माँ के साथ, और उसके नीचे जितने भी लेटर्स हैं उसके जो अलग अलग प्रकार हैं, थोड़ा बहुत ही चेंजेस हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट रही। इसके अलावा हम देखते हैं, अच्छा इनका हम बाद में इनके समकालीन जो गंगेदेव के जो अभिलेख हैं या चंदेलों के जो अभिलेख हैं उनमें राजाओं के जो नाम हैं उनके साथ में हम तुलनात्मक अध्ययन किए हैं, वो आगे के स्लाइड में दिखाया जाएगा। यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कीर्ति वर्मन और संरक्षण वर्मन की मुद्राओं में क्या नाम मिलता है और किस प्रकार का उनकी मुद्राओं में जो स्क्रिप्ट है उसका मेरे द्वारा स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, उसको हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, मदन वर्मा की मुद्राओं व खजुराहो का स्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन का अभिलेख है। ऊपर देखिए श्री, मतलब सिक्का में मुद्रा में श्री का, और उसके बाद मदन वर्मा का कैसे लेटर्स मिल रहे हैं और नीचे अभिलेखों में किस प्रकार के मिल रहे हैं वो हमने दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट, अच्छा तो इसके आधार पे हमें ये मिला है क्या जो मुद्राओं में जो स्क्रिप्ट मिले हैं, जो अक्षर मिले हैं और उन राजाओं के जो अभिलेखों में अक्षर मिले हैं उसमें बहुत ज़्यादा समानता देखने को नहीं मिलती है। समानता इस रूप में देखने को मिलती है या विविधता, समानता देखने को मिलती है, विविधता देखने को नहीं मिलती है। विविधता हमें इस रूप में देखने को मिलती है, उपादान चेंज हो रहे हैं उसके आधार पर। जैसे कि हम तीन रूप में देख सकते हैं, पांडुलिपियों की जो लेखन शैली होती है वो अलग होती है, और सिक्कों पे जो स्क्रिप्ट की जो लेखन शैली होती है वो अलग होती है, और अभिलेखों की जो होती है उपादान के आधार पर ही इसको हम तय कर सकते हैं, अलग हो जाती है। उपादान जैसे बदलते हैं वैसे लेखन का जो स्वरूप है वही बदल जाता है, लेकिन मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हम मुझे ये इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है क्या, जो जैसे सुरा हो गया, म, ग, य, द, व, ये गंगेदेव मुद्रा में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। इसका हम अर्थ इस रूप में निकाल सकते हैं क्या, जो उस समय के जो लिपिकार होंगे या जो लेख लिख रहे होंगे उसकी जो व्यक्तिगत अभिरुचि होगी उसको भी ध्यान रखते हुए इस अंतर को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट सर, इससे पीछे हाँ, तो यही हम दिखाने को इसमें जैसे उपादान में बदलाव, लेखन और तकनीक में बदलाव, जो अच्छा एक संभावना ये भी हम जता सकते हैं, जो मुद्राएं होती है वह अभिलेखों की तुलना में ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, ज़्यादा वो रॉयल्टी से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। अभिलेख आज्ञा या प्रज्ञापत्र भी हो सकते हैं, दानात्मक भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत वगैरह हो सकते हैं, लेकिन सिक्का होगा वो उस पर पूरा का पूरा अधिकार शासक वर्ग या रॉयल का ही होगा, तो उसमें जो व्यक्तिगत अभिरुचि होगी उसकी संभावनाएं बहुत कम होगी, लेकिन अभिलेखों में सिक्कों की तुलना में ज़्यादा होगी। तो इस बदलाव को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं। आगे तो इसको हम आगे तो निष्कर्ष हम इसी रूप में ले सकते हैं क्या, जो जैसे उपादान बदलेंगे तो अब जो लिपि होंगे उसके बदलाव में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा हम अगर दोनों डायनेस्टी की बात करें, गंगेदेव की मुद्राओं में या कंचोली चेदी और चंदेल राजवंश की मुद्राओं में क्या परिवर्तन देखने को मिले, तो थोड़ा बहुत जो विकास क्रम है 8वीं शताब्दी के हों 11वीं शताब्दी तक के जो भी विकास क्रम शास्त्रों के, तो उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है। बाद में उसके जो मूल स्वरूप या कोई प्रकार वगैरह इस तरीके का कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। धन्यवाद। अभिलेख को प्रस्तर अभिलेख है। आगे चंदेल शासक की स्वर्ण मुद्राएं हैं,
संरक्षण वर्मा का झांसी अभिलेख है, मदन वर्मा का छतरपुर अभिलेख है। इंटरेक्शन सेशन की तरफ आपका कोई क्वेश्चन तो प्लीज 1 मिनट आ जाइए दोनों लोग, और कुछ प्रश्न हैं और कुछ सुझाव भी हैं, तो आप लोग प्लीज सर के कुछ सुझाव हैं। देखिए, जो प्रबंध प्रस्तुत किया गया है, यह एक प्रकार से अध्ययन करने की नई विधा मिल रही है। नई विधा किस दृष्टि से है कि 2 राजवंशों का लेखन और उन लेखन में अध्ययन, और वह अध्ययन भी लिपि शास्त्र की दृष्टि से। तो ये एक नए प्रकार का हम नहीं समझते हैं कि इसके पूर्व इस तरह का कोई कंपैरेटिव स्टडी किया गया। आई डोंट रिमेम्बर। खैर, दूसरी बात ये है कि प्रश्न ये पहले मैं उठाता हूँ कि आपने इनको क्यों चुना, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने दिखाया, इसमें एक स्थान पर मैंने देखा श्रीमत कीर्ति लिखा, आगे का जो भी लिखा हो कीर्ति वर्मन ही होगा वो, और दूसरी जगह उसी जगह का श्रीमत कीर्ति वर्मन लिखा आपने दिखाया है। हालांकि हम अभिलेखों में नहीं देख पाए वो, जो आपने टाइप किया हुआ है उसमें लिखा था इसको। तो ये भी एक प्रश्न उठता है कि ये दोनों सही है या दोनों अलग अलग है इसमें। और तीसरी बात ये है कि आपने संलक्षण अभिलेख भी दिखाया और आपने उसका हाथ से लिखा हुआ भी दिखाया। तो हाथ से जो लिखा हुआ है उसमें क और क्ष आपने नहीं लिखा है, आपने क को क्री लिखा है। रुको बैठो, क को आपने क्री लिखा है, जबकि उसमें श का प का पेट खड़ा हुआ होना चाहिए रेखा से। और दूसरी बात ये कि वह भी नहीं होगा, जब अक्षर बनेगा तो श खुला हो जाएगा, और जबकि शब्द या अक्षर जो बनता है, यानी ये संयुक्त अक्षर जो बनता है, इसका उच्चारण क पहले होता है और श बाद में होता है। तो ये एक पद्धति का दोष है, या जो भी आप पुरालिपि शास्त्र आप लिख रहे हैं तो उसके माध्यम से कोई इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन से और एक प्रश्न है, वो हम यहाँ चर्चा नहीं किए, वो रिसर्च पेपर में वो बाकायदे क्रम से आ जाएगा, लेकिन यहाँ उस क्रम में हम ये बताना उसमें भूल गए थे, वो नहीं मुझे उचित नहीं लगा था। लेकिन हम 2 राजवंशों को अध्ययन करना इस टॉपिक में इसीलिए रखे, एक तो हम ये भी अपना रिसर्च पेपर में ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे थे क्या जो अलग राजवंश एक राजवंश के अभिलेख और मुद्रा है उसमें क्या समानता क्या भेदता है वो तो मुझे जानना जरूरी है, लेकिन अगर दूसरा राजवंश चुन लें तो उसमें भी ये चीज फॉलो होता है या उसमें अलग है। और दूसरी बात, क्या दोनों राजवंश की जो विकास क्रम है उसमें हमें क्या दिखता है। तो मेरा 2 राजवंशों को चुनने का एक बहुत बड़ा एक वजह ये था। और दूसरा आपका सर क्वेश्चन था क्या जो जैसे कीर्ति वर्मा किसी में संरक्षण सिंह जैसे मिला है, किसी में संरक्षण वर्मा मिला है, तो इसमें वही है क्या जो अभिलेखों में अलग भी नाम मिलते हैं लेकिन मुद्राओं में अलग नाम मिलते हैं, ये दोनों अलग अलग नाम मिले हैं, इसीलिए हम वहाँ उसका जिक्र किए। तो इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है वही है क्या जो अभिलेखों की तुलना में जो मुद्राओं की बोल सकते हैं एक प्रमाणिकता है वो आधिकारिक रूप से कहीं ज्यादा है, तो इस रूप में हम समझ सकते हैं। और तीसरा जो है वो
संयुक्ताक्षर की बात है तो उसमें हम वही स्क्रिप्ट को वहाँ नोट डाउन किए हैं या उसमें रेखांकित किए हैं जो जैसा दिख रहा था। अक्षर गोल होते हैं तो उसमें कटा भी था, तो हमने वो फ्री नहीं लिखा है, वो का सही है, लेकिन वो दिख नहीं रहा था तो हम उतना ही, जितना स्पष्ट दिख रहा था उतना ही हमने वहाँ उसको ड्रॉ करने की कोशिश की। मतलब लेखन में ही गलती है? नहीं सर, गलती नहीं है, लेखन सही है। वो तो पूरा आएगा नहीं, कटा हुआ वो जो सिक्का है वो गोल था, तो उसमें जो बहुत से लेटर हैं बहुत छोटे लिख दिए गए हैं, तो ये वजह था जी। सर इसका एक ये भी आंसर ये होगा ना सर कि मुद्राएं जो प्राप्त होती है उसमें घिसावट के कारण जो लिखावट होती है वो नहीं दिखाई देती है, तो जब हम लिपि शास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है कि जो नहीं दिखाई दे रहा है मुझसे नहीं लिख सकते। उसके लिए एक तरीका है, आप डॉक्टरेट करके उसको पूरा कीजिए। जी सर, उसको छोटी कोस्ट बड़ी लिखना चाहिए पूरा डॉक्टरेट करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि लिपि का विकास हो रहा है। हम लोग गुप्ता गोल्ड कॉइन्स पे ब्राह्मी लिख रहे थे, तो गुप्ता गोल्ड कॉइन्स के बाद 11वीं शताब्दी तक जो ब्राह्मी के अल्फाबेट थे वो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। तो लोग जो अलग अलग राजवंश थे वहाँ उनके पास जो जितने विद्वान व्यक्ति थे वो उसके हिसाब से इस चीज को डेवलप कर देगा। मतलब हमें 11वीं शताब्दी के चौहान डायनेस्टीज के जो शिलालेख मिल रहे हैं उनमें भी यही अल्फाबेट बहुत ब्राह्मी के आ रहे हैं। बस मैं ये सुझाव देना चाह रहा था, तो बहुत अच्छा पेपर था।